इंडिगो क्यों जीता? उन दिनों यूएस में कमर्शियल जहाज 4,500 से 5,000 के बीच में और हमारे 100 थे। All the airlines were charging 18, 20, 30,000 rupees for return fares. मैं आपको ये 18,000 की जगह 6,000 में दे रहा हूँ। एयर इंडिया जी सालों तक गवर्नमेंट से ही थी, चली रही थी, वो क्यों फेल हो गई? The cost structure has to be lower than your competition. दूसरा कारण scale. Third reason lack of prioritization. You moved from Indigo. Yes. बढ़िया चल रहा था, you became president. अकासा एयर के को-फाउंडर आदित्य घोष फर्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में कोई एयरलाइन इन्होंने प्रॉफिटेबल बनाई एंड अब इन्होंने खुद की एयरलाइन को-फाउंड करी है विद द हाउस ऑफ राकेश झुनझुनवाला, अकासा एयर। अकासा एयरलाइंस के सफर, उनके एक्सपीरियंसेस और एविएशन इंडस्ट्री के काम करने के तरीके पर आज हमने उनसे बात करी। How much does a plane cost? Somewhere in the $110 million range. Which is 800 crores, 900. Correct. Politicians and like जिनके connections होते हैं, वो लोग बाहर से कार में बैठ के सीधे फ्लाइट के उधर ही उतरते हैं, तो कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं, there are only a few people. Tell me worst airline you've flown in. I hate dirty seats. I hate rude, people. Airlines में usually बोलते हैं कि toxic work culture है. Is that true? अगर एक फ्लाइट डिले हो जाती है, तो आप लोगों को कितना लॉस होता है? तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। जेन्युइन प्लेजर दैट यू आर हियर। मैं बहुत थैंक यू सो मच। एंड आई विल टेल यू, मैं पता है आपसे, आप कह रहे हैं मुझे पता कैसे चला। सबसे पहले मैंने आपके बारे में GQ में पढ़ा। I think GQ इंस्पायरिंग इंडियंस या यंग अचीवर्स या समथिंग कुछ। मैन ऑफ द ईयर। मैन ऑफ द ईयर, राइट? उस टाइम पे you were there, right? in that. Yeah. And वो GQ के एडिशन मैंने ऑनलाइन जब मैं देखता था, GQ और फोर्ब्स मजा आता था मुझे देखने में, पढ़ने में। And you were there. And मुझे तब से लेके आज तक क्वेश्चन था कि आप लॉयर हो, आप नाम जहाँ तक मुझे पता है बिलियनर फैमिली से नहीं हो। Not at all. My father was, he was a government servant. हाँ, तो ये एयरलाइन में आ गए, राइट? तो मेरे को आई वांटेड टू नो, लाइक वेरी फैसिनेटिंग, और ये स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी भी नहीं। Law was the easiest course to get into, ठीक है ना? मतलब I joined a law firm under Mr. Sagar. वहाँ से Mr. Jyoti Sagar. Mr. Jyoti Sagar was really one of the best corporate lawyers in the country. Now he's retired. Tremendous influence in my life. I started off as an intern earning 900 rupees a month. Then after a year, that 900 rupees a month became 4,600 rupees a month. Then after a year, it became 5,400 rupees a month, right? But it was a podcast every day of my life, all the time, right? आप सोचिए कि एज अ 21-22 ईयर ओल्ड, सो फर्स्ट आई स्टार्टेड ऑफ एज एन इंटर्न, उसके बाद अगले साल आई वाज हिज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, राइट? लाइक अ ग्लोरिफाइड सेक्रेटरी, राइट? गोल्डन जॉब। हाँ, मगर वो दैट पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट? कि हाउ डज दिस ह्यूमन बीइंग वर्क, हाउ डज दिस ह्यूमन बीइंग रिएक्ट, हाउ डज दिस ह्यूमन बीइंग मैनेज करना, लोगों के साथ डील करना, क्लाइंट्स के साथ डील करना, किस तरीके से। और दैट टाइम इट वाज अ 15 लॉयर फर्म, नाउ इट इज मे बी मोर देन 1,000 लॉयर्स। 15 लॉयर फर्म जो दुनिया में जितने भी ग्लोबल कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स हैं उनके साथ आप compete कर रहे हैं, जो 1,000, 2,000, 3,000 लॉयर के फर्म्स हैं, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट योर नॉलेज एंड योर रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। छोटी छोटी चीज़ें कि टाइम पे पहुंचना, टाइम पे मीटिंग शुरू करना, किसी चीज़ को मीटिंग में कभी आप अनप्रिपेयर्ड नहीं आएंगे, राइट? या ये समझना कि क्लाइंट क्या चाहता है। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप उससे कितना बिल कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ये है कि क्लाइंट क्या चाहता है। दैट हेल्प मी because Interglobe, which is the parent company of Indigo, was a client of the firm, और मैं उनका बहुत लीगल काम करता था। अगेन याद रखना चाहिए कि I was 25 years old,
राइट. तो इंडिगो के लिए लॉयर थे. लॉयर था बाहर से. इंडिगो के लिए भी नहीं, इंटरग्लोब के लिए जो पेरेंट कंपनी थी. तो पेरेंट कंपनी और भी कुछ काम करती थी. हाँ, होटल्स, ट्रैवल सर्विसेज. तब तो कोई एयरलाइन था ही नहीं. अच्छा. तब क्या हुआ कि तब मिस्टर राहुल भाटिया जो इंटरग्लोब के आज भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, और मिस्टर राकेश गांगवाल जो उनके बिजनेस पार्टनर हैं इंडिगो में, 2002 की बात है, दिसंबर 2002 की बात है, दे स्टार्टेड थिंकिंग कि इस देश में ना एक एयरलाइन शुरू होनी चाहिए. क्योंकि उन दिनों देयर वाज एयर इंडिया, देयर वाज सहारा, देयर वाज जेट एयरवेज. दिस वाज इवन बिफोर एयर डेक्कन स्टार्टेड. और किंगफिशर had not started at all. तो उन दिनों टू सी कि भाई इस देश में कुछ ही जहाज हैं, ऑल वेरी हाई कॉस्ट, दिस कंट्री इज चेंजिंग. ये 2002 की बात है. दिस कंट्री इज चेंजिंग. यहाँ पे एयरलाइन, देयर शुड बी एन एयरलाइन. एयरलाइन बजट एयरलाइन होना चाहिए. तो जो ये प्रोडक्ट था जो सिर्फ एलिटिस्ट लोगों के लिए था, उसको डेमोक्रेटाइज करना जिससे कि बहुत लोग, बट टू डू इट विथ वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स. 2002 December, I was 27 years old. So happened a year later, I joined Interglobe in-house. Okay. As their lawyer. As their lawyer. अभी तक एयरलाइन नहीं थी. And the first क्यों job, ज्वाइन किया? How did वो that अच्छा happen? वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैं गया, आई वॉज हैविंग अ मीटिंग विद राहुल, मिस्टर भाटिया, और एक दो और लोग थे. और फिर मैंने राहुल को कहा कि राहुल मुझे ना, आई नीड अ 1.5 hour break and I'll come back again and we can restart. He said, yeah, sure. So I saw that there was some job opening of a legal manager, law manager in GE. और GE का ऑफिस उसी कॉम्प्लेक्स में था. तो मैं चल के गया. आई डिड एन इंटरव्यू. जी इलेक्ट्रिक्स. जी हाँ. ओके. तो जनरल इलेक्ट्रिक. हाँ, जनरल इलेक्ट्रिक. एंड तब वो फाइनेंस ये वो बहुत कुछ करते थे. और दे गेव मी एन इंट्रोडक्शन कि ठीक है, मतलब you'll get the job. मैं वापस आया तो राहुल ने पूछा कहाँ गए थे आप? आप मिस्टर सागर को मत बताना. इसने नहीं, व्हाट हैपेंड? आई सेड कि मैं ऐसे ऐसे इंटरव्यू देने गया था. तो ही सेड कि आई डिड नॉट नो यू आर लुकिंग आउट. ऐसे नहीं, लुकिंग आउट तो नहीं, दिस इज द थिंग, आई वांट टू टेस्ट माई सेल्फ. तो आई एम नॉट रियली लुकिंग आउट, बट आई रियली फील कि आई नीड टू टेस्ट माई सेल्फ. मैं वो कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहता. तो ही सेड कि देन कम एंड जॉइन अस. आई सेड आई डिडंट नो यू लुकिंग फॉर समवन. ही सेड लुकिंग फॉर समवन क्या है? यू नो अस, वी नो यू. तो राहुल हैड अ पोस्ट-इट निकाला. ही पुट अ पेन. He says, you write down what you want. I said, no, Rahul, let me. He said, आप लिखो ना. What do you want? तो जो मेरी 3 लाख रुपए की सैलरी थी वो मैंने 6 लाख रुपए कर दी. मैं एनुअल सैलरी की बात कर रहा हूँ. एंड मेरे तब था कि मुझे ना एक स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदनी है. तो मैंने वो स्कॉर्पियो भी लिख दिया. तो राहुल ने वो देखा एंड ही डिड हिज इनिशियल. ही सेड ठीक है, डन. 6 लाख प्लस स्कॉर्पियो साइनिंग बोनस. एंड तो देन ही लुक्स एट मी एंड सेज, ज्योति को कौन बताएगा? आप बताओगे? आई एम नॉट दैट, यू हैव टू डू. 2 महीने मेरे, मतलब आई वाज स्वेटिंग कि कैसे मैं मिस्टर सागर को बोलूँ, लाइक यू नो इट्स लाइक अ सन सेइंग कि अच्छा मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ टाइप. तो आई वेंट आउट टू हिम एंड सेड कि सर आई नीड टू स्पीक टू यू. दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, आई वांट टू. He said, are you mad? You're going to become a partner here. You're doing well. What is wrong? I said, no, nothing is wrong, but this is what it is. So ये back and forth हुआ. Again, very interesting. Mr. Sagar's secretary, his name was Rama. Rama one day says to me, your current boss and your future boss are meeting. I said, hey, meaning what? मीटिंग अबाउट व्हाट? बिकॉज मैंने सोचा कि आज तो कोई मीटिंग था नहीं, मतलब आई एम द लॉयर ऑन द डील, ऑन द ट्रांजैक्शन. दे आर टॉकिंग अबाउट यू. आई सेड, ओह शिट, मतलब. सो बट यू नो दीज 2 people, they had no reason to spend time
the discussion was Mr. Sagar saying कि नहीं, they both met together and sat for 2 hours to see what is right for this youngster to do. Amazing, right? कौन करता है यार? Then both like big shots. Both big shots. So why are they spending 2 hours of their life on this 27-year-old or a 20-year-old? Who's just a lawyer right now. I'm an associate in the firm. And that's why I'm so grateful. Mr. Sagar came back from that meeting. मेरे तो पसीने छूट रहे हैं. He called me into his room. He said, look, I met Rahul. I said, I know, sir. He says that, देखो, ठीक है. If this is really what you want to do, do it. Do it for a while. If you don't, I still think it's a mistake. But if you don't like it, you can come back. Right? Nice. And I literally left one. He took all the 20 files of Interglobe, got it, put it in my car, and said, take this along because you will need this to, in your new role, new job, right? So one of the first things that this I joined on the first, finished here on the 28th of February, joined Interglobe on the 1st of March. And in the first 1 week, Rahul said, that airline idea we've been talking about. So at least, Aditya, you put in the application for the license. For a DCGA. Right? For a airline. Acha. So, okay. To start an airline, आपको एक initial NOC की ज़रूरत होती है from the ministry. फिर वहाँ से then, business plan, ये वो, then the first 100 aircraft order, assisting Rahul and Rakesh, still as general counsel. We ordered the first 100 aircraft, came back to India, and sitting in the back of the Imperial Hotel in Delhi, Janpath पे, तब कोई एम्प्लॉई नहीं है हमारे पास, बस एक एयरलाइन, अब एयरक्राफ्ट ऑर्डर आ गया है और हमारे पास एक लाइसेंस है. वी डोंट हैव अ सिंगल एम्प्लॉई. ओके, हमारे पास एयरलाइन चालू करने का लाइसेंस है और हम 100 जहाज हम ऑर्डर कर रहे हैं. ठीक है, मतलब LOI साइन करके आए हैं. CEO भी नहीं है और वी वर लुकिंग फॉर अ CEO. तो और वो मतलब विच अमेरिकन विल कम हियर टू इंडिया, 2005 की बात है. तो वो स्टार्ट लो कॉस्ट कैरियर. तो खाने के बाद, लंच के बाद, राकेश लुक्स एट मी एंड ही सेज कि आदित्य, you will be our EIS coordinator. I said, sure. मतलब? So he says कि you have no idea what I just said. I said, I have absolutely no idea what I just said yes to. He said, तुमने हाँ बोल दिया तुमने. I said, आपने कुछ सोच के ही बोला होगा. I do not know what you want me to do. I don't know what is EIS. He said कि you will be the entry into service coordinator to take this thing to that first flight, right? To put this whole thing together, and आएगा CEO कब, मतलब 1 month later, 2 months later, whatever it is. So I said, okay, I'll do it. Then Rahul looks at me and says कि चलो फिर ठीक है, your first job, कि we have to hire our first pilot. He gave a call to somebody. He gave me an address. शाम के 5 बज रहे थे, जैसे कि 4:30 बज रहे थे, जैसे कि 5 बजे आपको वहाँ पहुँचना है वसंत विहार, एंड यू हैव टू हायर दिस पर्सन. तो मैं अपनी गाड़ी में बैठा, आई वेंट टू वसंत विहार और 5 बजे वहाँ पहुँच गया मैं. 8:30 बजे ही सेंड्स मी SMS. तब तो कोई व्हाट्सएप नहीं होता था. ही सेंड्स मी SMS, व्हाट इज गोइंग ऑन? आई सेड, डोंट वरी, आई एम वर्किंग ऑन इट. रात के 10 बजे फाइनली दैट पर्सन सेड ओके, आई विल जॉइन. सो वी हायर्ड आवर फर्स्ट एम्प्लॉई. ओके, रात के 10:20 पे ही फाउंड अनदर पर्सन एंड वी हायर्ड आवर सेकंड एम्प्लॉई, राइट? करके पायलट ओनली कि अच्छा अब कोई और भी चाहिए. नाउ कॉल्स अप समबडी एल्स. And then, gradually, and of course, nothing in life is done by one person. But sometimes you get lucky to be the sutradhar of this thing. So then the airline started. I want to go into more details. Yeah, of course. Okay. Now, ये आपने एक
ओवरव्यू दे दिया. सो पहले हम जाते हैं. I'll actually talk more about Akasa after this point. Sure, of course. But पहले tell me कि इंडिगो क्यों जीता? क्या किया इंडिगो ने ऐसा राइट कि वो वन ऑफ द ओनली एयरलाइंस जो इंडिया में प्रॉफिटेबल हुई और इतने सालों तक चली. एंड टुडे ऑल्सो दे आर प्रॉफिटेबल. Yes. सो क्या व्हाट डिड यू गाइस डू राइट? एंड डे 1 पे 100 एयरप्लेन ऑर्डर करने का आइडिया कैसे आता है? बिकॉज यू आर स्टार्टिंग. कोई एक्सपीरियंस था दोनों के पास? Rakesh had been the chairman CEO of US Airways. Okay. And career aviation person. I think he's just the brightest airline aviation mind in the world. Okay. And Rahul ran the Interglobe franchise, which was all around travel distribution, travel technology type of a thing. तो मगर airline किसी ने नहीं run किया, and especially low cost airline तो बिल्कुल नहीं. And ये idea कैसे आया? Like so, because usually आप वर्ल्ड के अच्छे मॉडल्स देखते हो और वो मॉडल आप चाहते हो कि यार ये यूएस में यूरोप में बढ़िया चल गया तो मैं इंडिया में डाल के इसको बना लेता हूँ. बिकॉज दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स. इन एयरलाइन इज नॉट अ वेरी इनोवेटिव इंडिया फर्स्ट बिजनेस. That's right. तो यू हैव टू लुक एट अदर मॉडल्स इन द वर्ल्ड कि क्यों हुआ. क्योंकि इंडिया में जितने भी एयरलाइंस एज फार एज आई नो उसके पहले आए थे सब फ्लॉप होते थे. Right. किसी ने लाइक इनफैक्ट it's considered कि if you want to become a millionaire, it's the fastest way to become a millionaire in airline because you start with a billionaire, you end up becoming a millionaire. Correct. So actually चाहे इंडिगो की बात हो या अकासा की बात हो, there are actually a lot of parallels. Okay. Right? And it's important to understand and let's unravel and unpack this. ठीक है ना. देखिए किसी भी बिजनेस में कोई भी एंटरप्रेन्योर चाहता है कि आप ऐसे किसी बिजनेस में जाएं जहाँ पे बहुत डिमांड हो और बहुत कम सप्लाई हो. क्योंकि जैसे ही वो डिमांड सप्लाई का गैप बनेगा और आप वहाँ पे किसी प्रोडक्ट को लाएंगे तो दैट इज़ द आइडियल स्टेट टू बी इन. तो एयरलाइन बिजनेस एंड अफोर्डेबल एयरलाइंस, राइट, चाहे वो 2004-05 की बात हो जब इंडिगो की बात हो रही थी या 2021-22 की बात हो जब अकासा की बात हो रही थी, दे आर एक्चुअली आइडेंटिकल. मैं आपको दिखाता हूँ. देखिए 2004 में या 2005 में हमारे देश की आबादी थी करीब 110 करोड़ लोगों की. ठीक है जी. 110 करोड़ की आबादी में 110 जहाज़ थे मोटा मोटा. शायद 105 हो या 112 हो, मगर 110 जहाज़ के आसपास, 100 जहाज़ के आसपास थे. उसमें छोटे छोटे वो ATR CRJ भी थे और जितने जो हमारे वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट थे सब कुछ मिला मिलू के उन दिनों में 100 जहाज़ होते थे. Okay. और उन दिनों में ही साउथ वेस्ट एयरलाइंस जो विच वॉज नॉट इवन द लार्जेस्ट एयरलाइन इन द US, राइट, उन दिनों में Southwest Airlines had 650 airplanes of its own. The largest airlines in the world, United वगैरह, उनके खुद ही के 2000-3000 जहाज़ होते थे. हमारे देश में 100 जहाज़ थे. ठीक है. और उन दिनों में the US में करीब सिर्फ कमर्शियल जेट, मतलब नॉट काउंटिंग प्राइवेट जेट्स, कमर्शियल जहाज़ करीब 4,500 से 5,000 के बीच में जहाज़ थे और हमारे 100 थे. उनके 33 करोड़ की आबादी थी, हमारे 110 करोड़ की आबादी थी. तो यू कैन सी दैट द इक्वेशन इज कंप्लीटली वॉन्की, राइट. ओके. अच्छा, पर उन लोगों की बाइंग कैपेसिटी हमारे पास तो थी नहीं. करेक्ट. ओके. हैविंग सेड दैट, all the airlines were charging 18, 20, 30,000 rupees for return fares. In a country, 2005 की बात हो रही है, जहाँ हमारी buying capacity नहीं थी, the fares were these exorbitantly high fares. Return ticket 30,000 रुपए की. मतलब 18,000 तो was a very normal fare, return fare. आज भी नहीं है वो. आज भी नहीं है वो, right. अच्छा, 2021-22 की बात करें. This is business or normal economy class? नॉर्मल इकोनॉमी क्लास. ओके. अच्छा, उन दिनों साल में एक बार रेलवे के टैरिफ्स बढ़ते थे, अनाउंस होता था
राइट, कि भाई सेकंड क्लास के का फेयर 400 रुपये से 450 रुपये हो गया या जो भी हो गया। उन दिनों ऐसे साल में एक बार एयर फेयर भी बढ़ता था, कोई लॉजिक नहीं है, एयर फेयर भी बढ़ता जा रहा है, राइट। 2021-22 की अगर बात करें, जब अकासा की बात हो रही थी, फास्ट फॉरवर्ड 110 करोड़ की आबादी अब 140 करोड़ की आबादी हो गई है। हाँ, 100 जहाज अब 600 जहाज हो गए हैं। इंडिया में सिर्फ 600 जहाज? हाँ जी, पूरे इंडिया में? मतलब ऑन द रजिस्टर देयर बी अ फ्यू मोर, मगर जो फ्लाई नहीं कर रहे हैं, मोटा मोटी व्हिच आर फ्लाइंग इज 600 प्लस माइनस। ओके। आज साउथ वेस्ट एयरलाइंस के पास शायद 1200 या 1300 जहाज है। डेल्टा क्या 900 है। 7,000 से ज़्यादा जहाज आज कमर्शियल जहाज चलते हैं, प्राइवेट जहाज नहीं, कमर्शियल एयरप्लेन्स रन इन यूनाइटेड स्टेट्स। 35 करोड़ की आबादी, ठीक है। सो दिस इज दैट आइडियल डिमांड सप्लाई गैप। बट जो आपने कहा राज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस, कि आपका प्राइस पॉइंट क्या है। इसीलिए जब मुझे लोग पूछते हैं कि भाई बिजनेस क्लास क्यों नहीं चलता, फुल सर्विस मॉडल क्यों नहीं चलता, वो इसलिए है कि आप प्रोडक्ट आप ठीक लेकर आए हैं क्योंकि डिमांड सप्लाई गैप है, मगर आपका प्राइस पॉइंट इस पॉइंट पे है कि द मासेस आर नॉट बीइंग एबल टू यूज इट। ठीक है, एंड द मासेस आर नॉट, मतलब वो जहाँ पे आपको 2 घंटे के जर्नी में अगर आप अकासा में मान लीजिए 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार, 9 हज़ार आप पे कर रहे हैं वन वे, राइट, अब उसी 2 घंटे के जर्नी में कोई आपको आके कहेगा कि मैं आपको खाना दे रहा हूँ और मैं आपको एक टीवी भी दे रहा हूँ, मगर वो 8,000 की जगह मैं आपसे 12,500 रुपया रहूँगा। आप कहेंगे मैं पागल हूँ, राइट, खुद के फ़ोन पे टीवी देख लूँगा भाई। करेक्ट। लोग जब मुझे पूछते हैं कि भाई इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट क्यों नहीं है, आप मुझे बताइए कि आप एज एन एयरलाइन आप ये सारा कुछ तामझाम करेंगे, स्क्रीन लगाएंगे, वायरिंग करेंगे, लोगों को हायर करेंगे, कंटेंट लेंगे, ये वो सब कुछ करेंगे, जो मेरा पैसेंजर है वो अपने फ़ोन पे डाउनलोड करके चल जाएगा। वो कहेगा कि नहीं, मुझे नहीं पे करना है आपको। जब होती टीवी तो भी फ़ोन भी देख रहे होते, जो देख रहा होता हूँ वही मुझे कंटिन्यू करना होता है। I don't want to watch it. Exactly. And how can you compete? Tell me, at the fraction of a second, actually a fraction of a minute, I can download a YouTube video, I can download from Netflix, मैं Amazon Prime, Z5, ये वो सब OTT प्लेटफॉर्म्स में देख सकता हूँ, ठीक है, मैं रेंट कर सकता हूँ, मैं फ्री में देख सकता हूँ। मैं क्यों पैसे दूंगा, राइट? तो ये जो डिमांड सप्लाई गैप का जो है ना, तो इफ़ यू नाउ जो आपने क्वेश्चन करा हुआ, आई विल कम बैक टू 2021 इन जस्ट अ मिनट। 2005 की बात है। इट वाज वेरी क्लियर कि द कंट्री इज चेंजिंग, टाइम जो है, वक्त जो है, समय जो है, वो एक स्केर्स कमोडिटी होता जा रहा है। स्केर्स अगर कमोडिटी होता जा रहा है, लोग पटना से बैंगलोर पढ़ने जाना चाहते हैं, इंदौर से दिल्ली पढ़ने जाना चाहते हैं, इम्फाल से बॉम्बे पढ़ने आना चाहते हैं, या नौकरी करना चाहते हैं, या कोई हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, या तो आप यू आर कंस्ट्रेंड कि भाई आप तभी या तो ट्रेन में जा सकते हैं क्योंकि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, मगर ट्रेन में भी कोई सीट्स नहीं हुआ करती थी, राइट। 2-2 महीने पहले आपको ट्रेन की बुकिंग करनी पड़ती थी, राइट। तब रोडवेज भी मतलब वो नहीं था, कुछ रिलायबल रोडवेज नहीं थे, ठीक है। अच्छा, जहाज़ में अगर आपको जाना है तो आपको 18,000 आप नहीं अफोर्ड कर सकते। तो कैन यू, व्हेन यू थिंकिंग अबाउट एन आइडिया, कैन यू थिंक ऑफ एन आइडिया कि भाई आप एक ऐसा प्रोडक्ट लाएंगे जो अफोर्डेबल हो, जो रिलायबल हो, जो आपको ये नहीं कहता कि मैं आपको चॉकलेट मूस, रसगुल्ला और ये वो गुलाब जामुन दूंगा,
जो ये कहता है बस मैं 2 घंटे में यहाँ से वहाँ पहुँचा दूंगा, मैं आपको रिलायबल सर्विस दूंगा, क्लीन सर्विस दूंगा, नए से नए जहाज दूंगा, राइट। मैं आपको गर्मा गर्म खाना नहीं दूंगा, मैं आपको लाउंज की सुविधा नहीं दूंगा, मैं आपके लिए कोई अलग से चेक इन काउंटर या लाल और नीले और हरे रंग का कारपेट नहीं लगाऊंगा, मगर रिलायबल सर्विस होगी, ऑन टाइम सर्विस होगी, राइट। सडन एंड 18,000 की जगह मैं आपको ये 6,000 में दे रहा हूँ। इट्स अ गेम चेंजर। कोई अगर 18,000 पे आपको कुछ ऑफर कर रहा है और मैं उसको 6,000 रुपये में ऑफर करना चाहता हूँ या 7,000 8,000 में ऑफर करना चाहता हूँ विदाउट मेकिंग अ लॉस, तो ओनली थिंग दैट इज पॉसिबल इज कि आपका जो खर्चा है, द कॉस्ट जो आप लगाते हैं टू जेनरेट दैट प्रोडक्ट, भाई मैं आपको ये कॉफ़ी मुझे अगर 10 रुपये में बेचना है आपको, तो मैं कॉफ़ी तो एटलीस्ट 9.5 रुपये के, अगर 9.5 रुपये 90 पैसे के ऊपर खर्चा नहीं कर सकता ना। इफ आई डू दैट आई एम मेकिंग अ लॉस, राइट। सो हाउ कैन आई थिंक ऑफ इनोवेटिव वेज, ऐसी क्या क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ जहाँ पे मेरा जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू से कम हो। तो why these low cost carriers, the ones which have been successful, why they became successful is उन्होंने देखा भाई कॉस्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू साइड जो है वो कमोडिटाइज्ड है। इट्स लाइक पेप्सी एंड कोक, बोथ आर सेलिंग एट द सेम प्राइस, कॉस्ट इज व्हाट्स मेकिंग द डिफरेंस। लो फेयर एयरलाइन, मैं आई ऑफन जोक बट इट्स अ ट्रैजिक जोक, there are lots of low fare airlines in India. There are only 1 or 2 low cost airlines. Yeah. Nice. The worst situation is कि you're a high cost airline and a low fare airline. And that is the simplest answer to why did many airlines fail. Because they were not focusing on their cost. दुनिया भर में देखिए consistently profitable airlines. United States, Southwest Airlines, JetBlue. Europe, Ryanair, EasyJet. Southeast Asia, AirAsia, right? Australia, Jetstar. Middle East, FlyDubai, Air Arabia. तो ऐसा कुछ ना कुछ तो होता होगा इस मॉडल में, इंडिया, इंडिगो, अकासा में भी। ये मॉडल ही ऐसा है where that is the most successful, consistently successful model. But only exception is कि भाई government is not pumping money behind you. So जैसे Delta जी is what I know is the most profitable airline in the world or like the highest revenue airline in the world, right? Correct. वो तो दोनों ऑफर करते हैं, वो प्रीमियम भी करते हैं। उसके लिए ना जो अमेरिकन जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उसको 30-40 साल के लिए उसको समझना पड़ता है। वो इसलिए कि there were many years where Southwest Airlines was far more profitable and the full service जो airlines थी, United, Delta, American, they all had to repeatedly file for bankruptcy. Only Southwest was profitable. Correct. Consistently profitable for 50 years. अब अमेरिकन बैंक्रप्सी लॉज में एक बड़ा इंटरेस्टिंग उनका एडवांटेज है कि जब आप बैंक्रप्सी डिक्लेयर करते हैं, आपकी कंपनी बंद नहीं हो जाती। वो चैप्टर 11 में आप जाके आप अपने कॉस्ट को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ, मान लीजिए आपका यूनियंस के साथ एक एग्रीमेंट है कि ये आपका वेजेस होगा। जैसे ही आपने चैप्टर 11 के लिए फाइल किया, वो वॉश आउट हो गया एंड यू हैव द चांस टू रीडू द कॉस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, आज तो ये रिपीटेडली हुआ है, 9/11 के बाद, 2008 के बाद, हमेशा हुआ है। आज के तारीख में दोज फ्यू एयरलाइंस आर मेकिंग अ टन ऑफ मनी बिकॉज करते 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 ओवर 12, 20, 30 years there are only 4-5 large carriers which are left of any real size. There are many carriers but really of any significant size. जिनकी billions of revenue. तो वो अब क्या हो गया है कि there is again a
हाई डिमांड लेस सप्लाई. It's like an oligopoly at the top. अच्छा, यूएस में एक और चीज़ भी है, नॉट दैट आई एम एनी एक्सपर्ट ऑन द यूएस मार्केट, बट यूएस में एक और स्ट्रक्चरली एक चीज़ है कि जो गेट्स हैं, स्लॉट्स हैं, अनलाइक इन इंडिया, दे आर ओन्ड बाय एयरलाइंस. एंड यूएस में आप देखेंगे कि कोई नया एयरपोर्ट नहीं बन रहा है, ना ही कोई नया गेट्स बना रहा है कोई. तो वो भी एक कंस्ट्रेनिंग फैक्टर है. तो जिसके पास ऑलरेडी है वही है, वो आप अंदर ही नहीं आ सकते. वेरी स्ट्रॉन्ग गेट कीपिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग. मतलब द टोल गेट्स आर सो हाई, तो डिस्ट्रप्शन का चांसेस ही खत्म हो गए. सो बट देयरफॉर इन अ प्लेस लाइक इंडिया, मेरा ये मानना है कि चाहे वो एयरलाइन हो, चाहे होटल्स हो, चाहे चॉकलेट कंपनी हो या बस कंपनी हो, affordable segment of the market is that large, emerging India. आज भी. But what about, let's say, airlines like Singapore Airlines? जी. Are they profitable? They are, of course, government held. Right? Okay. So therefore, you can't but having said that, I have a huge amount of respect for Singapore because they Airlines. do something incredible, right? And I'll tell you. So Emirates, Etihad. Yeah, let's talk about Emirates and Singapore Airlines as great examples. हाँ. उनको समझने के लिए हमें ये याद रखना है कि Emirates started with 2 airplanes in 1988, if maybe 87, 88. Pakistan Airlines was actually instrumental in helping them start. Interesting. Yes. Singapore Airlines in the late 70s and the early 80s were guided by Air India. Okay. But they have taken 50 years to get there. Second, Emirates has taken close to 40 years to get there. Right? That is one aspect. But the second most important aspect is कि उन्होंने भी एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट किया. वो ये था कि मैं दुबई को या सिंगापुर को एक गेटवे रखूँगा कि ऑस्ट्रेलिया से किसी को यूएस जाना है तो मैं ऑस्ट्रेलिया से ट्रैफिक को सिंगापुर पे ले आऊँगा, सिंगापुर से मैं ट्रैफिक को यूएस लेके जाऊँगा. किसी को लंदन से इंडिया आना है या सिडनी आना है, मैं वहाँ से उनको दुबई लेके आऊँगा, फिर दुबई में मैं एयरक्राफ्ट चेंज करके यहाँ पे लेके जाऊँगा. तो दे हैव कंसिस्टेंटली बिल्ट अ नेटवर्क, राइट? एंड दैट पावर ऑफ दैट नेटवर्क ओवर 20, 30, 40 years with hundreds of airplanes, right? Without distraction, with tremendous amount of focus is what they have done well. एयर इंडिया जी ने भी यही करने की कोशिश करी, सालों तक गवर्नमेंट से ही थी, चली रही थी, वो क्यों फेल हो गई? वो उन्होंने प्रॉबेबली, लेट्स से अगर सिंगापुर एयरलाइंस को हमने हेल्प करी एंड देन सिंगापुर बिकेम such a massive thing, right? From their airport to experience to every little thing. मतलब सिंगापुर एयरपोर्ट के बारे में तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड एवरीबडी कैन गो. इट्स मैसिव. मतलब कभी भी आपको 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा फ्रॉम द टाइम ऑफ द गेटिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट टू क्लियरिंग इमिग्रेशन. टू टाइम आप चाहते हो उधर टाइम स्पेंड करना. दैट्स वन ऑफ द रेयर एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड. करेक्ट. कि जहाँ पे अगर आपकी फ़्लाइट डील हो गई तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि वो एयरपोर्ट ने कुछ सोच रखा होगा आपके लिए कि आपकी दे विल टेक केयर ऑफ, राइट? एंड अगर एयर इंडिया ने सिंगापुर एयरलाइंस को एक टाइम पे स्टार्टिंग में हेल्प करी तो एयर इंडिया क्यों नहीं कुछ बन पाया? बट नॉट. 4 कारण है. पहला कारण ये है कि देखिए, इस बिजनेस में देयर इज ओनली वन पाथ टू सक्सेस, विच इज कि द कॉस्ट स्ट्रक्चर हैज़ टू बी लोअर देन योर कॉम्पिटिशन. ठीक है. अगर आप उससे आप नज़र हटा दें और धीरे धीरे आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़ता गया, चाहे वो इंजन मेंटेनेंस हो, चाहे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हों, चाहे खाने पे खर्चा हो, या पुराने जहाज़ हो गए हों, या फ्यूल बर्न हो, वॉट एवर, नो साइज कैन बीट दैट. ठीक है.
तो फर्स्ट इज द लॉस ऑफ लैक ऑफ फोकस ऑन कीपिंग अ वेरी शार्प कॉस्ट स्ट्रक्चर. ठीक है. क्योंकि वही है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल्स बेसिस. अगर आपका कॉस्ट यहाँ पे है तभी आप रेवेन्यू यहाँ पे. हाँ. अगर आपने फेयर ज़्यादा बढ़ा दिया और मतलब यू डोंट हैव द मनी टू स्पेंड ऑन अ गुड प्रोडक्ट, कौन आपको आके फ्लाई करेगा, राइट? सो दैट्स फर्स्ट. दूसरा कारण स्केल, राइट? जो मैंने कहा ना कि पूरे देश में अगर 100 जहाज़ हैं तो उनके पास तो 30-40 ही जहाज़ हैं. और एमिरेट्स और सिंगापुर के पास 100 जहाज़ हैं. बट स्टार्टिंग में तो नहीं होंगे ना. और सो दैट लीड्स टू द थर्ड रीज़न, लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन. देखिए, जब तक 2004, 5, 10 तक हमने ये गलती की कि ये कोई एलीट लग्जरी प्रोडक्ट है जहाँ पे वी एज अ कंट्री कैन नॉट फोकस, राइट, तब तक आपका जो ये एज अ स्ट्रेटेजिक पावर हमने वो एज अ कंट्री हमने वो देखा नहीं. हमने उसको समझा नहीं कि हाउ एन एयरलाइन can build an entire country and an economy around it. Dubai got built around Emirates. Singapore Airlines is a very key strategic power of Singapore Inc. Yes. Qatar Airways is not just an airline, but it's a brand builder for the state of Qatar. So this was third reason. And the fourth reason, Raj, देखो, मैं ये किसी भी बिजनेस के बारे में बोलता हूँ कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज यू कैन स्क्वांडर. आप उसको मतलब अगर आप एक्सेलेंस को नहीं परस्यू कर रहे हैं कि आई हैव टू बी द वर्ल्ड्स बेस्ट, दुनिया में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो मेरी तरह कॉफ़ी बना सके, जो मेरी तरह टेबल बना सके, जो मेरी तरह एयरलाइन चला सके या मेरी तरह स्टील बना सके. अब आप देखें, इन कॉन्ट्रास्ट किसी भी आप बिजनेस को पकड़ लें जिसको हम आजकल रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो ओबरॉय होटल्स हो, चाहे वो बजाज ऑटो हो, दीज आर कंपनीज जहाँ पे गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दिस इज अ प्रायोरिटी सेक्टर. Entrepreneurs have said, I will create a world-class product. They have really worked on their business model so that they can compete with the world's best. Yeah. And lastly, they have created something of scale. Right? मेरे दोस्त हैं राजीव बजाज. दोस्त हैं, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आई एम एक्चुअली अ फैन ऑफ हिज. तो एक दिन मैं, ये करीब 12 साल पहले की बात है, आई वॉज सिटिंग इन द ताज होटल इन दिल्ली. तब उन दिनों व्हेनेवर राजीव वुड कम, आई वुड एंड अप मीटिंग हिम या जो भी है. एंड उन्होंने मुझसे कहा था कि आदित्य, इन बिजनेस जस्ट एज इन लाइफ, इट्स ऑफन मोर इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट नॉट टू डू. बिजनेस में जब आप, जैसे ज़िंदगी में, जीवन में, आपको ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए जो आप कभी नहीं करेंगे. आप झूठ नहीं बोलेंगे या ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे. बिजनेस में क्या होता है कि हम बड़े डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, मतलब ये भी करना है वो भी करना है. एमिरेट्स इज़ एन एग्जाम्पल जहाँ उसने कहा है कि नहीं भाई, मुझे बस वाइड बॉडी जहाज़ ही चलाने, मैं सिर्फ ये लॉन्ग हॉल पे ही कॉन्सेंट्रेट करूँगा. अगर मैं शॉर्ट हॉल भी कर रहा हूँ, मान लीजिए दिल्ली से दुबई भी जा रहा हूँ, मगर वो geared towards that long haul operation. So I think that is very important, you know. So you feel कि अगर एयर इंडिया उन दिनों में सिर्फ फोकस करता और जो सरकारें थीं वो अगर कहती हैं कि भाई ये एलिटिस्ट नहीं है, और आप कॉन्ट्रडिक्शन देखें कि एक साइड पे हम कह रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्री है ये एलिटिस्ट इंडस्ट्री है, और दूसरे साइड में एक टाइम था जहां सरकार साल में 6,000 5,000 करोड़ एक एयरलाइन के पीछे लगा देती थी. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है. या तो आप कहें भाई ये प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है, मेरे को एक पैसा नहीं करना है, मुझे हॉस्पिटल बनाना है. या अगर आप पैसे लगा लें तो आप
उसको उतना ढंग से तो प्रोत्साहन चलाएं, दीजिए हाँ। कि ये दुनिया में इट कैन स्टैंड अप. डू यू थिंक एयर इंडिया, अगर क्योंकि लोकल कंपटीशन बढ़ रहा था और लो कॉस्ट कैरियर का कंपटीशन था, एंड एयर इंडिया के पास बिजनेस और नॉर्मल फुल सर्विस एयरलाइंस थी, डू यू थिंक कि अगर एयर इंडिया उस टाइम पे से बोलता है कि इंटरनेशनल रूट्स मेरे पास ही है, तो मैं सिर्फ इंटरनेशनल फोकस करूंगा, लेट द स्मॉल मार्केट बी और द डोमेस्टिक मार्केट बी ऑफ द डोमेस्टिक प्लेयर्स, डू यू थिंक इट वुड हैव मेड डिफरेंस और दे वुड हैव डन बेटर? Of course, hindsight is 2020, but I feel that would have been a great advantage. Because मैं 2014 आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, आप कहते कि यार मुझे ये 10% मार्केट शेयर लेके मैं क्या करूँगा, 10-15% मार्केट शेयर करने दो इनको, जो करना है इनको, लो कॉस्ट कैरियर्स को या डोमेस्टिक एयरलाइंस को, लेट मी गो आफ्टर द बिग बॉयज. Exactly. मैं आपको एक और एनालॉजी देता हूँ जो मैं आई ऑफन टॉक. किसी भी आदमी को, किसी भी मैनेजर को, किसी भी बिजनेस को ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो समझें कि व्हाट इज देयर कोर स्ट्रेंथ. भाई आपका क्या फोर्ट्रेस है, मतलब आप किस चीज़ में 30 मार खाएं. और जिस दिन आपने समझ लिया कि ये मेरा फोर्ट्रेस है, आप उसको किसी भी तरीके से यू मस्ट प्रोटेक्ट दैट फोर्ट्रेस एंड प्ले टू दैट स्ट्रेंथ. आपको एक एनालॉजी देता हूँ. सचिन तेंदुलकर शायद 1987 में उन्होंने शायद पहला इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, ठीक है, और बहुत ही जल्द उनको ये समझ आ गया और दुनिया भर को समझ आ गया कि ये बैटिंग इज हिज फोर्ट्रेस, ठीक है. शायद वो इंडिया के लिए 25 या 26 साल खेले, और जब वो रिटायर हुए, ही रिटायर्ड एज the world's greatest batsman. Yeah. He did not retire as the world's greatest captain, as an all-rounder, fielder, bowler. Did he attempt? Of course, 100 wicket भी लिए, 100 catches भी लिए, ये सब कर गया. मगर there was no doubt in his mind कि भाई this is my fortress and I will not let anybody breach this fortress. Yeah. चाहे उसके लिए you have to do a trade-off. Trade-off ये था कि 100 करोड़ लोग लाइव आपको टेलीविजन में देख रहे हैं, आप खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, और कोई लड़का है जो प्राइमरी स्कूल में था जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, आप उसको कैप्टन बुला रहे हैं, एंड यू हैव नो ईगो. यू से इफ दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू विन द गेम एंड इट डज नॉट, इट अलाउज मी टू प्रोटेक्ट माई फोर्ट्रेस, आई डोंट माइंड कॉलिंग समबडी एल्स कैप्टन. तो इसी तरीके से इसका ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये कॉन्फिडेंस उस तभी आता है जब आपको मालूम है कि ये मेरा कोर है. किसी भी बिजनेस को समझना चाहिए कि ये मेरा कोर है. डोमिनोज 1961 में मिशिगन स्टेट में शुरू हुआ. देयर वर थ्री स्टोर्स इन द फर्स्ट ईयर, और पहले साल में उन्होंने 3 दुकान से 100 पिज्ज़ा उन्होंने बेचे. ट्रू स्टोरी. 1961 में. आज के तारीख में शायद वो 50 करोड़ पिज्ज़ा साल के बेचते हैं. मतलब टिल रिसेंटली 40 करोड़ के आसपास होंगे, तो मैं अब अज्यूम कर रहा हूँ कि 40-50 करोड़ पिज्ज़ा हर साल वो बेचते हैं. 1000 से 40-50 करोड़ 100 से, ठीक है ना. मगर वो मार्गरीटा पिज्ज़ा का जो टेस्ट है, वो जो 1961 में था, आज भी शायद वही है. दैट इज़ कंसिस्टेंसी. मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्टैग्नेट कर गए हैं. 100 या 1000 से 50 करोड़ पिज्ज़ा को बेचने के लिए कितनी इनोवेशन की ज़रूरत हुई होगी विदाउट लूजिंग फोकस. Here was my follow-up question. Yeah. एक एंटरप्रेन्योर खुद की कोर स्ट्रेंथ कैसे पहचान सकता है? I think I feel there are 5 or 6 elements which make great businesses. ठीक है. And I'll name those 5 or 6 things. मगर अगर आपको ये देखना है कि इन 6 चीज़ों में से किस चीज़ में 1 या 2, नॉर्मली उससे ज़्यादा नहीं होता है, जिसमें आप यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट, और
you have the interest to be the world's best. ठीक है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है, विकेट कीपिंग भी है, फील्डिंग भी है, राइट, मगर कोचिंग भी है, मगर इन 4-5 चीज़ों में ऐसा क्या है जिसमें आई एम द बेस्ट, और मेरे में ये क्षमता है, मेरे में ये क्यूरियोसिटी है, पैशन है कि मैं उसी चीज़ के पीछे लगा रहा हूँ और मैं बोर नहीं रहूँगा. ठीक है, दिस इज लेसन नंबर 1. लेसन नंबर 2 इज दैट किसी भी एंटरप्रेन्योर को, चाहे ये जैसे आपने रितेश को इंटरव्यू किया है, या मैं राजीव की बात करता हूँ, या जितने भी मतलब विनय दुबे हैं जो मेरे पार्टनर हैं अकासा में, अंजन चैटर्जी हैं जो मेरे पार्टनर हैं चौरंगी रेस्टोरेंट में, ये जो जितने भी ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, इनमें एक बहुत अमेजिंग क्वालिटी है. वो ये है कि इनके पास ना एक हमेशा एक बड़ा सा लिस्ट रहता है कि इन चीज़ों में आई एम नॉट द वर्ल्ड्स बेस्ट. उनमें जो खामियां हैं, उनमें जो ड्रॉबैक्स हैं, they have a longer list of things which they are not good at. पीयूष बंसल हैं, अमित चौधरी हैं, लेंसकार्ट के मेरे दोस्त हैं. इनसे कभी भी पूछ लीजिए, ये आपको फटाक से लिस्ट दे देंगे कि these are the 10 things I am not great at. Amazing. But the second most important thing is that they have a deep sense of respect. They have a deep sense of respect कि भाई आप में ऐसी एक चीज़ है जो मैं नहीं कर सकता. So not only am I going to surround myself with people, but I actually come from a genuine sense of respect कि भाई ये ऐसा कुछ कर रहा है जो मेरी क्षमता से बाहर है. Right. What are those 6 things? Very first is, are you truly customer oriented? जहाँ पे you really enjoy being around customers. मतलब सुबह शाम you really enjoy it. चाहे वो कंप्लेन कर रहा हो, चाहे वो आपको गाली निकाल रहा हो, आपको वो चीख रहा हो, कॉल सेंटर में हो, कहीं पे भी हो, मगर आप अपने कस्टमर को इतना पहचानते हैं, उसकी लाइफ इतना पहचानते हैं, वो कहाँ पे सो रहा है, कहाँ पे रहता है, किस तरीके का खाना खाता है, किस तरीके के कपड़े पहनता है, व्हाट इज हिज स्पेंडिंग पैटर्न, ये वो दिस दैट, you're obsessed with customers. Number 2, you're equally obsessed with employees. Like that is my obsession, for example. I enjoy it. I really enjoy it. कोई complain कर रहा है, crib कर रहा है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला. I really enjoy it, right? That's number 2. That can you really be employee centric? Number 3 is where you have a natural knack of building a financially sustainable business. मैं profitable नहीं कहता हूँ, क्योंकि देखिए when you are building a 10-20 year business, 10-20 साल में, 1-2 साल में कभी आप profitable होंगे, कभी नहीं होंगे, मगर financially sustainable है कि नहीं, खर्चा रेवेन्यू से कम होना चाहिए, right? That do you have a natural knack to really see कि कहाँ पे मैं optimize कर सकता हूँ? Financial engineering. That is number 3. Number 4 is that do you have a knack for innovation, agility? एक वर्ड है जो आजकल बहुत चर्चा में है, लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं, मगर I hate it, is the word hustle. I'm a big fan of the word agility. हसल और एजिलिटी में फ़र्क ये है कि हसल में है कि भाई ये कर लेते हैं, यहाँ पे ये तार निकल रहा है, यहाँ पे एक टेप लगा देता हूँ. एजिलिटी इज़ कि क्या मैं ऐसा ही कुछ डिज़ाइन निकालूँ जहाँ पे ये तार दिखे ही ना. So there is a difference. So I'm a big fan of word agility. Agility leads to long-term innovation. Hustle leads to short-term band-aids. Right? Okay. This is number 4. Number 5 is, are you comfortable with scale? That's another thing. You know, maybe because I'm trained as a lawyer, मुझे ना कभी भी स्केल से कोई डर नहीं लगता. मेरे को बड़ा मजा आता है. लाइक अगर 100 लोगों का ऑडियंस है वर्सेस 10,000 लोगों का, 10,000 लोगों का ऑडियंस है, मतलब दो जहाज़ हैं या 1000 जहाज़ हैं,
100 होटल हैं या 1000 होटल हैं, my brain works in processes and systems, तो मुझे बहुत मज़ा आता है right, to scale up. And the last is a deep sense of purpose. Ratan Tata, deep sense of purpose. Not all the Tata businesses are successful, profitable, sometimes they do. But there is someone who holds that deep sense of purpose, which is very important. So I think great entrepreneurs, they are able to figure out which one of these 6 things drives the most amount of passion. It comes to me naturally. I get excited about it. And then which are the other things which you are not good at. So you need to choose one. Yeah, I mean, I think you choose 1 or 2 and say, look, I really have the chance to be the world's best at it. What's your one? I think I really enjoy people. So both the customer side as well as the internal side, I really enjoy being around people. I feel like I'm doing something जहाँ पे लोगों पे कुछ impact हो रहा है, right? It may sound very egotistical. It may sound very vanity centric. But it's important. It's a grunt work. Yeah, but I love it, right? And I really, really like it. And the other thing is like just kind of being able to do it at scale. I think that comes to me. You said कि almost सारे businesses जो fail होते हैं, airlines में specifically and India में specifically, उसमें cost का सबसे बड़ा problem. जी. So Kingfisher, Jet Airways, all of them same issues? Absolutely. All of them one financial crisis. Air Deccan. Around the world, same issue. Okay. And so talking about Indigo, you were saying, you didn't tell me कि इन्होंने कैसे cost manage करी. देखिए, क्योंकि उस टाइम पे तो ये मॉडल इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता था, जहाँ पे किसी ने भी प्रूफ किया हो, दे वर द मैवरिक्स टू प्रूव दिस. एक्चुअली एयरलाइन का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है ना, वो बड़ा सिंपल है. करीब 40-50% जो है, 40 भी अगर पकड़ लें, इज फ्यूल. ओके. एंड हाउ मच फ्यूल यू आर बर्निंग एंड हाउ मच यू आर स्पेंडिंग ऑन फ्यूल. ठीक है. ओके. उसके ऊपर अराउंड गिव और टेक 20% जो है वो एयरक्राफ्ट ओनरशिप कॉस्ट. ठीक है, मतलब जो लीज पे है, खरीदा है आपने, एयरक्राफ्ट रिलेटेड कोई डेट हो, लीज रेंटल हो, ये सब चीज़ें. ठीक है. 10-15% जो है उसके ऊपर आप मेंटेनेंस के लिए लगा लीजिए. 10% हाँ, 15% लगा लीजिएगा. राइट. ठीक है. ओके. इज मेंटेनेंस. एनीवेयर बिटवीन 12 से 15% आप लगा लीजिए पीपल कॉस्ट. ठीक है. ठीक है. अब आप इसको जोड़ेंगे, इट्स 90%. बाकी जो 10% है वो ये ग्राउंड हैंडलिंग, ये सब. ठीक है. ओके. So now if you ऑपरेटिंग फीस वगैरह वो सब कहाँ आएगा? वो लास्ट 10% पे आएगा. अच्छा, कि एयरपोर्ट की फीस और ये लैंडिंग एंड ऑल ऑफ दैट. ओके. अब अगर आप इन 5 बकेट्स में से अगर आप 4 बकेट्स को चूज करें, लेट्स फर्स्ट थिंक ऑफ एयरक्राफ्ट ओनरशिप कॉस्ट. जो लोग कहते हैं ना कि यार एयरलाइन बिजनेस वेरी कैपिटल इंटेंसिव, वेरी कैपिटल इंटेंसिव. बट बाय द वे, if you today want to create data centers for powering artificial intelligence, GPUs and things like that, that also is massive capital intensive. The steel factory भी capital intensive है. वो तो ये मैं नहीं मानता कि just because it is capital intensive people can't do this business, right? Okay. मान लीजिए आप मार्केट में गए और आपका महीने में 5 किलो आलू लगते हैं और आप उसको 1 किलो, आधा किलो, 1 पाव, 2 किलो ऐसे करके खरीदेंगे तो आपको एक सर्टन रेट मिलेगा. मगर अगर आप होलसेल मार्केट में गए और आपने उसी को 5 किलो या 10 किलो खरीदा, आपको होलसेल मार्केट में प्राइस कम मिलता है ऑब्वियसली. राइट. अगर आपने थोड़ा सा और किया कि भाई मुझे 1 साल का आलू, अभी से मैं बता देता हूँ कि मैं आपको पैसे दे देता हूँ 60 किलो. ठीक है, 60 किलो. स्टोरेज शायद मैं रखूं या आप रखें, बट वट एवर इट इज, यू फिगर आउट कि कमिटिंग टू दैट बिकॉज यू नो आई एम गोइंग टू ईट आलू,
ठीक है, you have committed a longer term and you have now got आलू at a lower price. 60 किलो प्राइस वर्सेस आधा किलो बहुत डिफरेंस होगा. बहुत डिफरेंस है. अब आप ढाबा चला रहे हैं, उसमें आप आलू पराठे बना रहे हैं. जो आपके साथ में मैं आलू पराठा बना रहा हूँ, मैं तो आधा किलो 1 किलो हर रोज ले रहा हूँ. सो माई कॉस्ट ऑफ दैट आलू पराठा इज हायर, योर कॉस्ट ऑफ द आलू पराठा इज लोअर. एयरप्लेन्स आर एग्जैक्टली लाइक दैट. सो अगर आपने 10 जहाज खरीदे या 50 जहाज खरीदे या 100 जहाज खरीदे या 300 जहाज खरीदे, it fundamentally brings down your cost of acquisition. Obviously, massively. Right. But 100 जहाज खरीदने का पैसा भी तो नहीं होता है किसी के पास. एकदम से आपके 100 जहाज खरीदने का पैसा. 100 जहाज खरीदने का पैसा नहीं होता. दूसरा, आपके पास कन्विक्शन भी नहीं होता है. हाँ, मतलब 100 जहाज चला लूँगा क्या होगा. एंड आपको एक चीज़, दोनों इंडिगो और अकासा में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इंडिगो ने जब 2005 में जहाज़ ऑर्डर किए थे, वो 9/11 उसके 3-4 साल पहले ही हुआ था. इट वॉज लाइक द टर्मोइल से जा रहा है. जब अकासा ने जहाज ऑर्डर किए तो कोविड चल रहा था. तो इसमें टाइमिंग की भी इशू है. ओके, बट देन व्हाट गिव यू द कन्विक्शन? तो बहुत सारे जहाज ऑलरेडी दूसरी एयरलाइंस बंद करके बैठे होंगे. एंड व्हाट गिव यू द कन्विक्शन? बैक टू आइटम नंबर 1, 110 crore people, 100 aircraft, demand supply gap. So you have to think, you have to know that this is worth it. The newer the vehicle, the newer the plane, the newer the technology on it, the less fuel you burn. The lighter the airplane, the less fuel you burn. So when people ask them, but one plane is another plane. No, it's not. No, it's not. The technology on that airplane, the engine on that airplane, the weight of that airplane, the maintenance cost of the airplane, you've already covered 3 of the buckets. Then you look at everything else. Efficiency of the number of people. तो सबसे पहले large bulk order of planes. वहाँ पर and With all new planes. All new planes, bulk order of airplanes, brand new engines that burnt less fuel, lighter the airplane, people efficiency, productivity. But ये सारी चीज़ें, let's say Kingfisher और Jet Airways didn't do. Okay. So none of this. उन्होंने 100 प्लेन कभी नहीं ऑर्डर करे साथ में. नहीं किया. दूसरा ये भी था कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है. दिस गोज बैक टू जो मैंने एकदम शुरुआत में कहा था ना, एक ज़रूरत चाहत का जो डिफरेंस है, नीड्स एंड वांट्स का जो डिफरेंस है. यहाँ पे कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने सोचा या अगर आपका ये बिलीफ हो कि कस्टमर को खाना भी चाहिए, सीट भी चाहिए, न्यूज़पेपर भी चाहिए, कोई बैग भी आके कैरी करे, वो कस्टमर की ज़रूरत नहीं है, वो कस्टमर चाहता है. कस्टमर की ज़रूरत वो चीज़ें हैं जिसके लिए कस्टमर आपको पैसे दे. कोई भी कस्टमर नहीं कहेगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए. कस्टमर ये कहेगा कि चाहिए मगर मैं इसके लिए पैसे नहीं देने वाला. तो कई जगह पे होता है. आप होटल्स की बात करें या बसेस की बात करें या कोई भी चीज़ हो, फ़ोन की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द नीड्स और उसको चेज़ करना. जो राजीव बजाज ने बोला था ना, फोकस, उसको चेज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. यू मूव्ड फ्रॉम इंडिगो. यस. व्हाई? बढ़िया चल रहा था. You became president. You became the hot talk of the town. GQ. So many young people like me were getting inspired. I think the simple reason was that देखिए, when I had of course done this for a while now, I was also again back to that same 28-year-old कि मैं मेरे comfort zone में हूँ क्या? मैं comfort zone में हूँ क्या? What else can I do? I'm so many things that I'm interested in. Secondly, that kind of a role is a very exhausting role. You're just running on the treadmill every day, right? Even if you're enjoying it, it's a very tiring role. The third is also that,
there were other circumstances which were outside my control. The two shareholders had their own issues. It naturally has an effect on you as well. And fortunately, I was 42 years old. I said, "ठीक है, if this is the time to take that step, right?" I had no idea what I'm going to do next. But at that time, it is difficult, and especially with something जहाँ पे आप इतने emotionally involved हैं. हाँ, डे वन तो शुरू ही आपने किया पहला EIS. Correct. तो but अगर आप अब मैं पिछले अपने 6 साल में देखूं that आदित्य घोष 2.0 या 3.0 whatever you want to call it, वो तो कभी होता ही नहीं if I had not done that. मतलब आज मैं कोई वो ग्रीन सेल मोबिलिटी में बस बिजनेस में भी इन्वॉल्व हूँ, और मनम चॉकलेट्स में भी इन्वॉल्व हूँ, और रेस्टोरेंट में भी इन्वॉल्व हूँ, और इलेक्ट्रिक प्लेन में भी इन्वॉल्व हूँ, और न्यूट्रिशन में भी इन्वॉल्व हूँ, और अकासा में भी इन्वॉल्व हूँ. एक अलग ही रोल, एक्सपैंडेड इस थिंग, वो होता ही नहीं. पर अगर you said कि run, it's like running on the treadmill. Yes. वो कभी ख़त्म ही नहीं होता. जी. वैसा रोल है. तो वापस वही तो रोल में आ गए. नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है. अकासा. अब तो मैं बहुत ही लकी उस पोजीशन में हूँ. अकासा भी मुझे नहीं चलाना है, विनय चला रहे हैं. वो अपना पूरा अपना मतलब जिंदगी उसमें मतलब मोल्ड कर रहे हैं. हर जो अलग बिजनेस है, I'm in a very fortunate position where I'm busier than I was at Indigo. I'm way busier. I'm busier than I was at my OYO role as a CEO. But I'm blessed that I'm working with partners and teams who are really very good at that. And it has allowed me to now kind of pursue multiple things at the same time. देखो राज, कोई गारंटी नहीं है कि विच वन इज गोइंग टू बी फाइनेंशियली सक्सेसफुल और नॉट. ठीक है, वो तो टाइम विल टेल, हार्ड वर्क विल टेल, सर्कमस्टांसेस विल टेल. मगर मज़ा बहुत आ रहा है कि यू आर डूइंग 10-15 डिफरेंट थिंग्स विद द एबिलिटी टू डीप डाइव इनटू समथिंग, राइट. ये इसमें बहुत मज़ा आ रहा है. ओके. एंड ये आई होप मोर एंड मोर पीपल डू दिस. I have questions on Akasa because you're enjoying, you're doing bunch of things, right? But same airline ही फिर start कर दी, और क्यों करी? क्योंकि question is कि वही डिमांड सप्लाई गैप रहा. आज तो लो कॉस्ट है, पहले उस टाइम पे नहीं थी. तो there was a competitive edge in the market कि सब लोग वो प्रीमियम मार्केट की तरफ जा रहे हैं. 18,000-20,000 वाले, मैं 5,000 में टिकट लेके आऊँगा, मैं करूँगा काम. That was the idea, right? अब क्या हुआ 2020-21 में अगर आप सर्कमस्टांसेस को देखें, 2-3 एयरलाइन बैंकरप्ट हो गई. पैंडेमिक ने किसी और की हवा निकाल दी. फेयर स्टार्टेड अगेन राइजिंग. प्री कोविड जो कैपेसिटी था मार्केट में, वो पोस्ट कोविड कैपेसिटी एक्चुअली कम हो गया. अगेन इंस्टेड ऑफ 110 crore people, there are now 140 crore people. और ट्रैवल ज़्यादा करना है. प्रोपेंसिटी ऑफ ट्रैवल बढ़ गया, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी बढ़ गई. ये सब देख के इंडिगो अपना काम बढ़ा सकता है ना. उनके पास तो ऑलरेडी एज है आपके ऊपर. नहीं, वो उनकी कॉस्ट एफिशिएंसी में एज है, उनके सप्लाई नेटवर्क में एज है, वो खरीद सकते हैं बेटर प्लेन्स. उनका फ्लीट सिंप्लीफिकेशन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि वो एक ही टाइप के प्लेन खरीदते हैं, जैसे एमिरेट्स करता है वैसे इंडिगो कर रहा था, राइट. तो हर चीज़ उन्होंने एस कर दी थी जी. In fact, it would have been easier for them to block routes, schedules, gates, सब तो उनके हाथ में. मगर वही तो चीज़ है ना कि like in many things in this country, whether you talk about cars, washing machine, refrigerators, hospitals, schools, airlines, buses, right? Demand इतना ज़्यादा है कि there is huge opportunity. But what's your edge? Edge is again cost structure, that very soon, we have now started 20 years later, 15 years later, very soon, in a few years' time, we will get to a cost structure that is lower or comparable.
We are sticking to one type of aircraft. And in this big market, we are only getting 200-300 aircraft. Right? And in a market where आप सोचो जो दो तीन जो एयरलाइंस जो पिछले 4-5 साल में जो बैंकरप्ट हो गई हैं या जो मैसिवली श्रिंक हो गई हैं, उन्हीं के 200-250 जहाज तो उन्हीं के गायब हो गए हैं. अगर हम उन्हीं को रिप्लेस करें, फॉरगेट अबाउट मार्केट ग्रोथ और डिमांड सप्लाई, ये वो, देयर इज. पर वो बैंकरप्ट इसलिए हुआ ना क्योंकि वहाँ डिमांड नहीं होगी, लोग नहीं खरीद रहे होंगे. वो इस बैंकरप्ट इसलिए हुए क्योंकि उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर हाई था. बाकी लोग खरीद रहे थे, टिकट्स भर रहे थे, फ्लाइट भरे हुई जा रही थी. एंड ये एक्चुअली मैं कुछ डेटा देख रहा था. ये तो एयरलाइंस हैं. अगर आप वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर का पेनिट्रेशन देखें इंडिया में, इट इज सम लेस देन 10%, लेस देन 20%. नाउ द सेम आर्ग्यूमेंट दैट हु कैन अफोर्ड दैट? समवेयर समवन विल कम अप विद अ वॉशिंग मशीन विच विल बी मोर अफोर्डेबल. जब मैं स्कूल में था तब यूरेका फोर्ब्स वाज द ओनली वन क्रिएटिंग एक्वागार्ड वाटर प्यूरिफायर, और वो एक कोई स्टेटस सिंबल था. वो गिरते नाउ इट हैज बिकम अ मच मोर प्रेवलेंट थिंग. कोविड के टाइम पे एयर प्यूरिफायर और आज का एयर प्यूरिफायर बहुत डिफरेंस है. एंड दैट डिमांड एंड दैट कॉस्ट प्रेशर क्रिएट्स इनोवेशन. Okay, and a large part which we didn't speak about is schedule, timing, route planning, and जहाँ पे आपको prime spot और slot मिलना. Which is fundamental, which is the secret sauce. Exactly, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि इस business में commoditize है, price तो इतनी ही मिलेगी. अगर flight, for example, इंदौर से मुंबई जाने की flight का price तय हो चुका है कि 5,000 की है, तो अब कोई दूसरी एयरलाइन महंगी करेगी तो वो बुक नहीं होगी, पहले मैं 5,000 वाली बुक कर दूंगा. राइट, करेक्ट. सो वो कमोडिटाइज है. अब लो कॉस्ट पे आ गए, तो लो कॉस्ट में भी अगर सब ने अपनी लो कॉस्ट कर ली, अकासा और इंडिगो फॉर एग्जाम्पल, तो दोनों के पास सस्ते भी वो चीज़ें हैं. तो अब कौन जीतेगा? क्योंकि कितना भी मार्केट कर लो, कुछ भी कर लो, इट्स अबाउट ये मेरे को कौन से मेरे टाइम पे मिल सकता है. एब्सोल्युटली राइट, दैट्स द विनिंग. एब्सोल्युटली 100%. तो वो कैसे, हाउ वुड यू गेट दैट? 100%. That's where it takes time. It takes time and tenacity कि आपको एक तो in the airline business, once you have कि आपने cost structure पे concentrate किया, उसके बाद everything is schedule. There are two big advantages in India. One is that no airline owns a slot. ठीक है, अगर आपको उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो दोज स्लॉट्स, बेस, पार्किंग बेस कम बैक इनटू अ कॉमन पूल एंड गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड. तो अगर 2 एयरलाइन 3 एयरलाइन अगर बैंकरप्ट हुई हैं या 2 एयरलाइन बैंकरप्ट हुई हैं, एक श्रिंक हो गया है, उनके जो स्लॉट्स हैं या पार्किंग बेस हैं, दे कम बैक इनटू अ कॉमन पूल एंड गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड. आइटम नंबर 1. तो सब एयरलाइंस उस पर बिड करती हैं. क्या करती हैं? बिड करती हैं इन द सेंस, वो कहते हैं कि, तो जो रेगुलेटर हैं, DGCA जो है, वो देखता है कि भाई आप में ये क्षमता है, आपके पास एयरक्राफ्ट है या आने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर जहां आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं. राइट, एंड देयर इज अ स्लॉट कमिटी मीटिंग दैट हैपन्स, एंड दिस इज अ वेरी well crafted, well practiced this thing. It happens twice in a year. मैं थोड़ा एग्जांपल से समझाओ. So जैसे मान लो इंदौर टू मुंबई है जी. इंदौर टू मुंबई अब गो एयर का प्लेन चलता था एग्जांपल. राइट, अब गो एयर बंद हो गई जी. तो वो वाला जो स्लॉट है वो अब कॉमन पूल में आ गया. अब उसके लिए एयर इंडिया भी बिड बोल सकता है, इंडिगो भी बोल सकता है, कासा भी बोल सकता है. तो वो किसको देंगे? ओके, इसमें अब होता क्या है, तीनों के पास कैपेसिटी है, तीनों के पास प्लेन्स है, तीनों के ऑपरेशंस अच्छे हैं. एक्चुअली वहीं पे इट चेंजेस. So somebody might have a large fleet but does not have new aircraft coming. Somebody may have a small fleet but is getting 5 new airplanes and they say कि आप मुझे ये स्लॉट दे दीजिए, मैं 30 दिन में इसको शुरू कर दूंगा. और ये जो बॉम्बे इंदौर का जो एग्जाम्पल है, वो एक्चुअली
100 जगह पे ये हो रहा है बिकॉज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. चेन्नई में भी समथिंग इज ओपनड अप, अगरतला समथिंग इज ओपनड अप. Maybe one of these 3 airlines doesn't fly to Indore. And they're saying, I don't want to open up a new city. I might as well get a new slot in a city that I'm already operating in. तो उस तरीके से होता है. ठीक है. So this is one. The second thing is that उसके बाद भी तो क्लैश होता होगा ना. हाँ, क्लैश होता है. तो फिर कैसे चूज? then there is a trade off कि भाई आपको मैं ये स्लॉट देता हूँ, आप मुझे वो वाला छोड़ दीजिए. Right? But can you then influence the guy who's doing it? No. Because it's a very open like this thing. Secondly, also you see there's an operational complication that comes in. जो ये जहाज की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बॉम्बे इंदौर नहीं कर रहा है. ये बॉम्बे इंदौर कलकत्ता हैदराबाद बैंगलोर. अब वो शायद ये वाला स्लॉट अगर 10-15 मिनट भी शायद ऊपर नीचे हो एंड इट डिलेज एवरीथिंग एल्स, आप कहेंगे ठीक है छोड़ दीजिए, मैं वो जम्मू वाला स्लॉट ले लेता हूँ. राइट. सो दैट्स वन थिंग. सो दैट इज वन एडवांटेज. बट इन दिस वी आर अज्यूमिंग, यहाँ पे हम बहुत एक मेजर अजम्पशन कर रहे हैं कि दिस इज अ लिमिटेड एसेट which cannot expand. Routes. India has gone from 75 airports to 147 airports in the last 10 years. Bangalore has got 2 runways. Goa has got 2 airports. Mumbai will have 2 airports. Delhi will have, NCR will have 2 airports, right? So the capacity and the infrastructure is actually suddenly expanded, जहाँ पे ये मारामारी की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. Okay. And airlines में usually बोलते हैं कि because toxic work culture है, बहुत extra काम कराते हैं. Is that true? Cabin crew is always dissatisfied, और like pilots बहुत सारे cheat भी करते हैं इस level पे, क्योंकि अगर वो extra flight ले लेंगे तो maybe उन्हें पैसे ज़्यादा बनते हैं, like per flight पैसे होते हैं. I think it just depends from organization to organization. I have spent 20 years in this business. You know, operating people, whether it is ground staff, pilots, flight attendants, cargo teams, engineering, security, they work very, very hard, right? And not just hard in terms of hours, but they have to be on very high alert. It is not an easy job. Yeah. It is because aap, irrespective of whether you're working for 1 hour or 16 hours, चाहे आप बोर्डिंग गेट पे हों, चेक इन काउंटर पे हों, या फ्लाइट लैंड कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, या आप एयरक्राफ्ट के अंदर हों, या आप सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं, यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली इन वेरी हाई अलर्ट. तो मैं ये, I mean, thousands of my colleagues would have heard me say this, you know, Raj, I'm deeply grateful to the tens of thousands of people who make me look good. Because ये बड़ा एक interesting business है जहाँ पे one person cannot do anything. जब मैं एयरपोर्ट जाता हूँ ना और मैं एक जहाज़ देखता हूँ, तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में ये आता है कि चलिए $100 मिलियन का जहाज़ है, देयर पैसेंजर्स भरे हैं, डोर्स आर क्लोज्ड, engines आर स्पूल्ड अप, ATC ने आपको क्लियरेंस दे दिया है, एक्सपीरियंस पायलट्स हैं, फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं, मगर अगर वो मार्शलर आके आपको सिग्नल नहीं देना, तो एज ए CEO, फाउंडर, ओनर, वॉट एवर यू मे बी, आप उस जहाज़ को 1 इंच मूव नहीं कर सकते. सो इट्स अ डीप रिमाइंडर दैट वी आर ऑल इक्वल्स हियर, वी हैव डिफरेंट रोल्स टू प्ले. हम सारे ही एक जैसे हैं, मगर आपका जो काम है और मेरा जो काम है वो अलग है, मगर बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट. And is it very, very strict? Because extremely. I was speaking to it's a जैसे वो binary, it's in engineering terms or mathematical terms, it's a 0-1. It's a binary system. There is no 99.9. It is 0 or 1. I was speaking to one billionaire who owns like multiple private jets, right? And I expected कि इनके तो हिसाब से चलती होगी दुनिया. And he was like कि मेरा XYZ टाइम का slot है, let's say 9:30 का एक slot है. आपने मिस कर दिया था. I can't move that around. मेरे पास क्या slot नहीं है ना. I'm like, आपके लिए तो 15 फ्लाइट खड़ी होगी and you would just move around and do it. But he was like, he was telling me US में you can still do it क्योंकि वहाँ बहुत private runways हैं. Here you can't. Not just slots, maintenance,
कि ये वाला वार्निंग सिग्नल आ गया, चाहे एज एन एक्सपीरियंस आपको लगे कि ये तो चल जाएगा, कोई चल ही नहीं सकता, वो जहाज़ आगे ही नहीं बढ़ सकता, आपकी लाइसेंस चली जाएगी. तो slot is that important. You can't miss around 10 minutes also up and down. Slots, regulatory aspects, duty time limitations. Private jet तो मेरा है, मैं कभी भी ले लूँ, it doesn't matter. मगर those वो by chance if something happens and it gets caught, that pilot will lose his license. So that engineer will lose his license. तो वो होगा ही नहीं. आपको याद है Canadian Prime Minister, former Prime Minister, अब तो वो आके फंस गए थे. Don't you remember? Justin Trudeau आए थे. Okay. प्रधानमंत्री से मिले, उनको जाना था, तो उनके प्राइवेट प्लेन में कुछ स्नैक आ गया, वो 2 दिन दिल्ली में रहे थे. आफ्टर द ऑफिशियल विजिट वाज ओवर. आई नो. और अगर एक फ्लाइट डिले हो जाती है तो आप लोगों को कितना लॉस होता है? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि क्योंकि कुछ पेनल्टीज होती है ना लेट करने की. नहीं, ऐसा नहीं है. इट्स एक्चुअली दिस कि लॉस इज डिफरेंट. आई मीन, मान लीजिए वो फ्लाइट डिले हो गई, बट दैट वाज द लास्ट फ्लाइट ऑफ द डे, और देयर वाज एनफ ऑफ अ बफर बिफोर द नेक्स्ट फ्लाइट, तो फिर उस वजह से नहीं होता है. बट नेचुरली व्हेन यू आर किसी भी आप किसी भी नेटवर्क उसको देखें, जैसे अगर उसमें कोई इनएफिशिएंसी आ गई तो इट विल लीड टू सम हायर कॉस्ट, राइट? So, but generally speaking, it's not like one delay will thing. Similarly, in a good airline, आप एम्प्लॉयज़ को कभी भी फिजिकली इंसेंटिवाइज नहीं करते कि आप इसको ऑन टाइम बढ़ाओ, क्योंकि क्या होगा, फिर लोग कुछ ना कहीं कुछ एक कॉर्नर्स कट करना शुरू करेंगे. तो मोटिवेशन यस, फिजिकल इंसेंटिव नेवर. तो कभी किसी प्रेशर नहीं होता कि इसको उड़ाना ही पड़ेगा. तो जैसे आपका अगर आपने 10 फ्लाइट सही टाइम पे उड़ाई तो आपको इतने पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे? नॉट एट ऑल. मतलब it would be a very dangerous thing to do. It will be a safety risk. Okay, tell me best airline and the worst airline you've flown in. Don't take Akasa and Indigo's name. You are not allowed. Worst I will not say because it's not. Why not? Around the world बोल दो, ठीक है. क्या हो गया इसमें? अभी जो सच है वो सच है. I think even some of the better airlines can deliver a very poor experience, once in a while. Best, I think, देखिए, I'm a big fan of consistency. I'm a really big fan of consistency. So when I think about, a great experience, I'm not a fan of Band-Aid and pockets of excellence. I'm a fan of consistency. So I feel Singapore Airlines, Qatar Airways, Emirates also. I think these are just, and I'm purposely picking up those because they've been consistent over 20, 30, 40 years. It's one thing to do it for 2 years, 5 years. The big game is be able to do it over a long So that's period. the best time. Best airlines. I think so. Okay. I think and so. The worst? Come on. I think. Let me put it this way, then people can guess. I hate dirty seats. I hate name. I hate rude, people. I just think that. We all know where this is going. Okay, how much does a plane cost? एक Akasa का plane कितने रुपए का होता है? It's typically what we call sticker price, right? The sticker price of these narrow body jets are somewhere in the $110 million range, or maybe plus minus. Which is 800 crores, 900 crores. But that is not the price that you buy is paying, right? And that is of course a secret number. Of course, because सबका negotiated price है. Correct, exactly. But that's a price you pay. Right. And then there's negotiation power जितना. That's right. And a large, जैसे A380 type, बहुत बड़ा double decker type. $300 million, $400 million. 2500-2600 crore. Yeah, and actually it's not just a double decker. Like it's, some of the more efficient airplanes, अब क्या है कि it's when you, जब ये वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट पे जाते हैं ना, तो बहुत कुछ वो मिशन कैपेबिलिटी पे होता है कि एग्जैक्टली मुझे इतने नॉटिकल माइल्स में प्लस माइनस जाना है,
विच इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एयरप्लेन, उसमें इंजन बर्न कितना होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा, कितने पैसेंजर्स को मैं कैरी कर सकता हूँ, कितने स्पीड पे कैरी कर सकता हूँ. So it's a lot of factors that come in. Do you fly private now? No. कभी सोचा है private jet? I've only flown a private jet once. Okay. Only once, and that too because we were in those days associated with a business, aviation business, and I had flown a small leg. I've like never flown private. But do you wish to have a private jet? No, not at all. क्यों? Not at all. मुझे कोई मतलब उसमें 100 प्लेन है मेरे, क्या करूँगा एक? मेरा कोई मतलब उसमें कोई वो नहीं है कि I mean I'm not, first of all, I'm not that important कि मुझे every minute counts. I can easily wait for the commercial schedule and the slot. And once you get onto these wide body airplanes and आप अगर बिजनेस क्लास फ्लाई कर रहे हैं या फ्लैट बेड है, लोग आपको खाना वाना दे रहे हैं, आपको क्या जरूरत है प्राइवेट की? What's the best seat money can buy? कौन सी सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस फ्लाइट का होता है? 1 Charlie और 1 Delta on Akasa. I either take 1 Foxtrot or 12 Foxtrot. This is my permanent seat. Yeah. For me, it's that. 1 Foxtrot or 12 Foxtrot. Like it's You're a window seat person. Oh yes, because मेरे को एक साइड ना से सोना पड़ता है. Okay. So that's the. But apart from that, tell me which. I think is it a Q suite or is it like a Singapore Airlines first suite? I have not flown that. जो 1 BHK दे I haven't flown that, but from whatever I see on Instagram, that one looks fantastic. Even that Qatar ka suite where it becomes a double bed or something like that looks pretty interesting. So I was flying from India to Paris. एंड मैंने सोचा कि मैं क्यू स्वीट बुक करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बहुत हाइप हो रहा था इंस्टाग्राम. लेट मी ट्राई दिस, ओके, लेट मी सी दिस. वो 9 महीने एडवांस बुकड है. I'll tell you 9 months in advance the whole flight is booked. Somebody was telling me recently कि in this transatlantic, मतलब जर्मनी से यूएस जा रहे हैं, यूके से जा रहे हैं, फ्रांस से जा रहे हैं, a lot of these times people who used to otherwise fly private are beginning to fly these. And that's why they are booked out months and months in advance. And it's crazy because a lot of people who fly private and can afford timings and को fixed schedule होता है because of managing offices different times. They are now opting out of that and then choosing these flights. Private aviation definitely has a use case study because एंड इंडिया में भी होगा. देखिए, जैसे लोग फैक्ट्रीज बनाएंगे इन रिमोट एरियाज, अब वहाँ पे मान लीजिए आपका कहीं जगह है जहाँ पे सिर्फ दिन में एक फ्लाइट जा रही है, you can't wait for 24 hours to come back and this thing. So there will be use cases. There will be. Helicopters will happen. Of course, my big bet right now is on these vertical takeoff electric airplanes that we are trying to develop. But of course, those are for urban mobility, right? 40 kilometers, 50 kilometers. Navi Mumbai to Mumbai. Navi Mumbai to Mumbai, Nariman Point to Dubai is investing very heavy on these flying taxis, right? There'll be lots of places in the world where they're highly congested cities or mountainous areas, remote areas. There'll be a lot of that's why this E-plane company is. I mean, we're very excited about. This is future. Which one is the most profitable route? It's very simple and very hard to answer because there is not one. The simple way to do it is any route where there is very little capacity that becomes profitable. So it could be a Delhi Dehradun someday because only two flights are there. Lots of people want to fly, fares go up. Or it could be something where, so it's really driven by that capacity demand mismatch. Okay, but tell me, बहुत सारे मैंने देखा है कि politicians and like जिनके connections होते हैं, वो लोग बाहर से कार में बैठ के सीधे फ्लाइट के उधर ही उतरते हैं and वहीं से ऊपर जाते हैं, वहीं से वापस आते हैं. उनका कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं अलग होता है. There are only a few people who are allowed and that is a separate security protocol altogether.
Okay. That's a separate security. So it's allowed. Yeah. So you don't get that? No. क्यों? नहीं यार, I'm not that important. I see. You are a... No. I'm not that important. I have no even illusion that I'm not important. मुझे ऐसा कोई... But you have an airline. That's your baby. I have no such illusion that I'm But only like... If anything, back to what we had originally started off with, you have to actually lead by example to say that, you should. So that's the last thing you would be doing. Yeah. Give me a cost breakdown. Delhi to Bombay, अगर एक flight होती होगी तो कितने रुपए लगते होंगे चलाने में? Again, it depends on... Basic, give me a rough idea. Again, it depends on it changes month on month, Give me any good month. No, because the fuel price will change, the duration will change. So it's very... A 2-hour flight. It'll be under 20 lakhs, Okay. but it could be... There could be a lot of variation. If fuel is at $60 a barrel versus fuel is at $85 a barrel, it'll change. But 20 lakhs के कम ही होगा. कम ही होगा. Yeah. So it makes... And if somebody has to book like a full airline... That is a complex thing, because whether you're booking that entire aircraft on the normal schedule and the normal slot, or are you actually booking it where other flights have to be cancelled, then all that will get priced in. And then there are a bunch of other permutation combinations. Yeah. Last 2 questions. You've worked with 2 stellar people apart from airlines, right? And I want to know about both of them individually. One is Ritesh Agrawal, one is Rakesh Jhunjhunwala sir. Yes, right? yes. And tell me, Ritesh Agrawal में क्या ऐसे special है? Ritesh is actually truly special. See, Ritesh became my boss when he was 24 years old. Yeah. Right? How did that feel? I think it was just, you see, that's what I was going to come to. Ritesh is far wiser and मतलब उनमें बहुत maturity है, which is far above his age, एक तो. Secondly, Ritesh में एक amazing quality है. There are many qualities. First, let me say, Ritesh, like, for example, has no bad habits, right? He doesn't drink, he doesn't smoke, he doesn't gamble, he doesn't he's very detail oriented. वो कभी भी किसी भी मीटिंग में unprepared नहीं आएंगे. Right? बिल्कुल भी unprepared नहीं आएंगे. मगर जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, एंड विच आई होप कि मतलब मैं ही नहीं सभी उसको मतलब कॉपी करने की कोशिश करें, कि वो हर 6 महीने में आप रितेश में ना एक एवोल्यूशन देखेंगे कि वो कुछ चेंज हो गए हैं फॉर द बेटर. इसका ये मतलब नहीं है कि वो एज अ पर्सन चेंज हो रहे हैं, राइट? चाहे वो मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ बिजनेस, वो किस तरीके से पेश आए, किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से वो कस्टमर को हैंडल कर, वो ना एक कॉन्स्टेंटली वो इवॉल्व कर रहे हैं. हर 6 महीने 1 साल में आप एक अलग ही उसमें आप रितेश में एक एवोल्यूशन देखेंगे. राकेश झुंझुनवाला was an incredible human being over and above being a great market man. ठीक है, मगर जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा याद है, राइट, वो ये है कि मैं उनको करीब 9 साल तो करीब से जानता था, कि द सिंप्लिसिटी ऑफ द मैन, जहाँ पे उनकी जो मनी मेकिंग वॉज अ प्रोफेशनल पैशन, बट जो सिंपल परस्यूट्स हैं कि लोगों के साथ कनेक्ट करना, जब वो गुजर गए, राजा आपको यकीन नहीं होगा, ऐसे हज़ारों लोग होंगे जिनकी कुछ ना कुछ राकेश झुंझुनवाला की स्टोरी थी कि मैंने उनसे बात किया, मैंने उनको पूछा, उन्होंने मुझे ये हेल्प कर दिया, मैंने उनको ये एडवाइस मांगा, मैंने उनको कर दिया. दैट ability to just help people was amazing in him. मार्केट, इंडिया बिलीवर, बिग बुल, वो सब की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो सब लोग पहचानते हैं. जब अकासा की शुरुआत हो रही थी, राइट, विनय और मैं हर कुछ
हफ्तों में जाते थे टू एक्सप्लेन, उन्होंने कभी हमारे को नहीं बुलाया कि आके मुझे बताओ भाई कैसा चल रहा है. ओके, हमेशा हम टाइम मांगते थे. वो वेरी शार्प, तो 2-3 क्वेश्चन पूछने थे, उसके बाद दे नहीं होता क्या, तो मुझे क्या पता है हाउ टू रन एन एयरलाइन, तुम लोगों को मगर ये है. एंड रिपीटेडली एवरी मीटिंग, please focus on the mental health of your employees. Please make sure कि you are creating a place where people can. मतलब पहले मैंने 1-2 बार सोचा कि this is just it's the right thing to say. मगर consistently every meeting that was the only thing he was interested in. Other than कि भाई आपने have you made sure कि you have budgeted enough, ये वो, don't take an aggressive plan, conservative plan लो, वो सब अलग बात है, वो तो हर इन्वेस्टर अच्छा इन्वेस्टर करता है. मगर ये बहुत, और एंड द सिंप्लिसिटी, हम कुछ बात कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल मॉडल इतना बड़ा, एक्सेल शीट इज प्रेजेंटेड, सडनली विनय बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, लुकिंग एट मी, आम खाएगा सो लाइक मैं तो, और फिर ही स्टार्ट टॉकिंग, विनय इज लाइक आप लोग मतलब यू फिनिश योर थिंग, आई विल वेट, मतलब आप लोग आम की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ सीरियस प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ. सो जस्ट दैट जेनरोसिटी ऑफ हार्ट, इनक्रेडिबल ह्यूमन बीइंग. वो कन्विंस कैसे हुए टू डू दिस बिजनेस? मुझे लगता है कि What did you guys say? I think the credit goes to Vinay, because Vinay is he's a mathematician, right? तो मतलब deep planning. अच्छा, दूसरा, my first interaction with RJ was in Indigo, जब हम Indigo की लिस्टिंग करने वाले थे, and I think he had a good experience with me there. But वही उनको मतलब it took very little time, because उन्होंने बड़ा simply देखा कि भाई इतना बड़ा मार्केट है, कैपेसिटी है नहीं, कोई नहीं आ रहा है, दिस इज़ अ गुड टीम, बैक्ड बाय गुड इन्वेस्टर्स. और वो जो DNA है जो राकेश झुंझुनवाला जी में था, वो जो DNA है, वो आज चाहे वो विशाल हो, अमित भाई हो, उष्मा हो, जो अब रेयर एंटरप्राइज को चलाते हैं, वो DNA उन्हीं में है, वो उनमें कूट के भरा हुआ है. क्योंकि शायद वो 20 साल से एक साथ काम करते थे, दे आर मोर देन फैमिली. रेखा भाभी हैं, वी रियली लक्ड आउट. इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, वी रियली लक्ड आउट कि, और ये मेरे साथ ये लक ये 3 बार हो चुका है. इंडिगो में भी राकेश और राहुल का बहुत ज़्यादा, शायद 4 बार हो चुका है. ज्योति सागर का था मेरे में ट्रस्ट, राकेश और राहुल का था मेरे में ट्रस्ट, रितेश का था मेरे में ट्रस्ट, RJ का था मेरे में ट्रस्ट. This is, trust is such a huge element of business. Do you see a pattern? You lucked out with everyone whose name starts with R. Clearly. Clearly. Now there's a new relationship starting with Raj, so you never know. Clearly. This might, only in this case, like I have more to learn than you learning. So I had a great time. Definitely, but thank you so much for spending such a good time. I will still say I've been a fan of you, or whatever little things I've read about you. I'm even more fan now, even a bigger fan now, क्योंकि मस्त लगा मुझे बात करके. I enjoyed it. I really enjoyed it. Many of the first podcasts we have done, we'll keep doing this every year. I'll call you, I hope so. and हर बार नई चीज़ सीखूंगा. Next time we'll talk only on leadership and culture. Of course. So it'll be interesting to do. And then when your EV planes are ready, we'll talk about that as well. Of course. Thank you so much. My pleasure. Thank you so much for watching this podcast till the end. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. नंबर 2, कमेंट्स में हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं एंड और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आप चाहते हो कि हम पॉडकास्ट बनाएं, और आपकी उससे ज़्यादा बेटर हेल्प होगी एंड आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जिसको इस पॉडकास्ट कॉन्वर्जेशन सुनने के बाद लाइफ में हेल्प होगी, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.